मैं हूं अलाउद्दीन खिलजी। मेरी हवस ने मुझे बर्बाद कर दिया। यहां तक कि लोगों का यह भी मानना है कि मेरा हिजड़े के साथ संबंध था। आइए देखते हैं क्या है असली सच्चाई। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कुछ नाम वीरता के लिए याद किए जाते हैं और कुछ अपनी क्रूरता के लिए, लेकिन एक नाम ऐसा है जो इन दोनों का मिश्रण था, अलाउद्दीन खिलजी। वह केवल एक सुल्तान नहीं था, वह एक तूफान था जिसने पूरे हिंदुस्तान की सियासत को बदल कर रख दिया। अलाउद्दीन, जिसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था, एक ऐसा शख्स था जिसकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं थी। उसके लिए रिश्ते, वफादारी और खून की कोई अहमियत नहीं थी। अगर उसके सामने तख्त-ए-दिल्ली खड़ा हो, इस महागाठा की शुरुआत होती है उस धोखे से जिसने दिल्ली की बुनियाद हिला दी थी। साल 1296 का वह मनहूस दिन, जब गंगा के किनारे कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन ने अपने सगे चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को गले लगाने के बहाने बुलाया। जलालुद्दीन, जो अलाउद्दीन को अपने बेटे से बढ़कर चाहता था, निहत्था उससे मिलने पहुंचा। जैसे ही दोनों गले मिले, अलाउद्दीन के इशारे पर उसके सैनिकों ने सुल्तान की पीठ में खंजर उतार दिया। जलालुद्दीन की चीखें गंगा की लहरों में कहीं खो गईं और उसके कटे हुए सिर को भाले पर टांग कर पूरे लश्कर में घुमाया गया। ये केवल एक राजा की हत्या नहीं थी, ये खिलजी वंश के उस दौर की शुरुआत थी जहां ताकत ही एकमात्र कानून था। अलाउद्दीन ने दिल्ली की गद्दी संभालते ही अपने विरोधियों का सफाया करना शुरू किया। उसने सोने और चांदी की ऐसी बारिश की कि दिल्ली की जनता सुल्तान के खून को भूल गई। लेकिन अलाउद्दीन जानता था कि साम्राज्य को चलाने के लिए केवल सोना काफी नहीं है, उसे ऐसी तलवार चाहिए थी जो कभी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है 1000 दीनारी की दास्तान। साल 1299 में अलाउद्दीन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद कमांडरों उल्लूक खान और नुसरत खान को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया। गुजरात उस समय भारत का सबसे समृद्ध हिस्सा माना जाता था। खिलजी सेना ने वहां कहर बरपाया। सोमनाथ के मंदिर को लूटा गया और खंभात के बाजारों में तबाही मचाई गई। इसी तबाही और लूटपाट के बीच नुसरत खान की नजर एक गुलाम पर पड़ी। वह गुलाम आम इंसानों जैसा नहीं था। उसकी कद काठी, उसकी आंखों की चमक और उसके हाव भाव किसी शहजादे जैसे थे। वह एक हिजड़ा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और फुर्ती बेमिसाल थी। नुसरत खान ने उस गुलाम को 1000 स्वर्ण दीनारों में खरीदा। यही वजह थी कि इतिहास में उसे 1000 दीनारी के नाम से जाना गया। उस गुलाम का नाम था मलिक काफूर। जब काफूर को पहली बार दिल्ली के दरबार में सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश किया गया तो दरबार में सन्नाटा पसर गया। काफूर की सुंदरता और उसकी शख्सियत ने अलाउद्दीन को मंत्रमुग्ध कर दिया। सुल्तान, जो अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध था, उस दिन काफूर की आंखों में खो गया। अलाउद्दीन ने काफूर की प्रतिभा को पहचाना। वह केवल सुल्तान की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाला गुलाम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे अलाउद्दीन का सबसे करीबी सलाहकार और दाहिना हाथ बन गया। दिल्ली के रईस और पुराने वजीर काफूर की बढ़ती ताकत से जलने लगे थे। वे उसे एक मामूली गुलाम और हिजड़ा कहकर नीचा दिखाने की कोशिश करते, लेकिन सुल्तान के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। अलाउद्दीन और काफूर का रिश्ता राजनीतिक से कहीं अधिक व्यक्तिगत होता चला गया। इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन काफूर पर इस कदर भरोसा करता था कि सल्तनत के बड़े बड़े फैसले अब काफूर की सलाह के बिना नहीं लिए जाते थे। काफूर ने अलाउद्दीन को वह वफादारी दी जिसकी उम्मीद सुल्तान को अपने बेटों से भी नहीं थी। धीरे धीरे अलाउद्दीन ने काफूर को मलिक नायब यानी सल्तनत का उपशासक बना दिया। यह अलाउद्दीन की सत्ता का स्वर्ण काल था, जहां एक तरफ वह उत्तर भारत को अपने जूतों की नोक पर रख रहा था, वहीं दूसरी तरफ मलिक काफूर दक्षिण भारत को फतह करने के मंसूबे बुन रहा था। लेकिन क्या यह वफादारी हमेशा बनी रहेगी या फिर सत्ता की भूख इन दोनों के रिश्तों में जहर घोल देगी? दरबार के बंद कमरों में अब फुसफुसाहटें होने लगी थीं। हरम की दीवारों के पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे थे। अलाउद्दीन को अंदाजा भी नहीं था कि जिस काफूर को उसने अपनी पलकों पर बिठाया है, वह आगे चलकर खिलजी वंश के पतन की सबसे बड़ी वजह बनेगा। लेकिन उससे पहले इस जोड़ी को मंगोलों के उस खौफनाक सैलाब का सामना करना था जो दिल्ली को मिट्टी में मिलाने के लिए सरहद पार से बढ़ रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त को तो हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसके सामने वो चुनौती खड़ी थी जिसने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों को मिट्टी में मिला दिया था। मंगोल। चंगेज खान के वंशज मंगोल घोड़ों पर सवार एक ऐसी आंधी थे जो जहां से गुजरते थे वहां केवल लाशों के ढेर और राख बाकी रह जाती थी।
साल 1298 से 1306 के बीच मंगोलों ने एक के बाद एक दिल्ली पर कई हमले किए। मंगोलों का खौफ ऐसा था कि लोग रात भर जागकर पहरा देते थे, लेकिन अलाउद्दीन के पास एक ऐसा सेनापति था जिसका नाम सुनकर मंगोलों के घोड़े पानी पीना छोड़ देते थे, जफर खान की बहादुरी की कहानियां आज भी इतिहास में दर्ज हैं। किली की लड़ाई में जफर खान ने मंगोलों की विशाल सेना को ऐसे खदेड़ा कि मंगोल सरदारों के मन में खिलजी सेना का खौफ बैठ गया। हालांकि इसी लड़ाई में जफर खान वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन उसने दिल्ली की सरहदों को मंगोलों के लिए अभेद्य बना दिया था। अलाउद्दीन ने मंगोलों को रोकने के लिए एक अभूतपूर्व रणनीति अपनाई। उसने दिल्ली के पास एक नया शहर और किला बसाया, जिसे सिरी का किला कहा जाता है। यह किला कोई साधारण निर्माण नहीं था। कहा जाता है कि इस किले की दीवारों में पकड़े गए मंगोल सैनिकों के सिर चिनवा दिए गए थे। यह सुल्तान की तरफ से दुनिया को एक संदेश था, जो दिल्ली की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसका यही अंजाम होगा। सिरी के किले ने दिल्ली को एक सुरक्षा कवच दिया और यहीं से अलाउद्दीन ने अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली और सैन्य सुधारों को लागू किया। मंगोलों से निपटने के बाद अलाउद्दीन ने अपनी नजरें राजस्थान की वीर भूमि पर टिकाईं। यहाँ उसका सामना उन योद्धाओं से हुआ जिनके लिए सिर कट जाना मंजूर था, लेकिन झुकना नहीं। सबसे पहले बारी आई रणथंभौर की। रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान अपनी हठ और शरणार्थियों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दी थी। सुल्तान ने इसे अपना अपमान समझा और किले की घेराबंदी कर दी। महीनों तक चले युद्ध के बाद जब सुल्तान को जीत की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तो उसने कूटनीति और धोखे का सहारा लिया। हम्मीर देव के दो सेनापति रतिपाल और रणमल लालच में आकर सुल्तान से मिल गए। किले के अंदर रसद खत्म हो गई। जब हार निश्चित दिखने लगी, तो रणथंभौर की दीवारों ने वह मंजर देखा जो रूह कंपा देने वाला था। रानी रंगदेवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर की आग में खुद को झोंक दिया। यह राजस्थान के इतिहास का पहला साका था। हम्मीर देव अपने बचे हुए योद्धाओं के साथ केसरिया पहनकर दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अभी रणथंभौर की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि अलाउद्दीन ने जैसलमेर की ओर रुख किया। जैसलमेर का स्वर्ण किला, जो रेगिस्तान के बीच एक पहाड़ी पर खड़ा था, खिलजी सेना के लिए एक बड़ी चुनौती था। रावल जेतसी ने वीरता से सुल्तान का मुकाबला किया। घेराबंदी इतनी लंबी चली कि किले के भीतर अकाल पड़ गया। यहाँ भी वही इतिहास दोहराया गया। हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने अपनी अस्मत की रक्षा के लिए जौहर की अग्नि को गले लगाया और वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया। इन सफलताओं के बाद अलाउद्दीन की भूख और बढ़ गई। उसकी नजर अब मेवाड़ की आन बान शान चित्तौड़ के किले पर थी। उसने सुना था कि चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता बेमिसाल है। राघव चेतन नाम के एक ब्राह्मण ने सुल्तान के मन में पद्मिनी को पाने की आग लगा दी थी। सुल्तान ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ को घेर लिया। राजा रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा बादल ने बहादुरी की मिसाल पेश की। महीनों तक चली घेराबंदी के बाद जब किला फतह हुआ, तो सुल्तान के हाथ केवल राख लगी। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों वीरांगनाओं ने सुल्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए जौहर की धधकती आग में छलांग लगा दी। चित्तौड़ की दीवारों पर राजपूतों के खून और महिलाओं के बलिदान की गाथा सदा के लिए अमर हो गई। इन जीतों ने अलाउद्दीन को पूरे उत्तर भारत का निर्विवाद सम्राट बना दिया, लेकिन इन युद्धों ने मलिक काफूर के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था। काफूर ने सुल्तान की इन जीतों को अपनी आंखों से देखा था और वह समझ गया था कि ताकत और क्रूरता का मेल ही सत्ता की कुंजी है। अब अलाउद्दीन की योजना और भी बड़ी थी। वह विंध्याचल की पहाड़ियों को पार कर दक्षिण भारत के खजाने पर कब्जा करना चाहता था, जहां अब तक कोई मुस्लिम शासक नहीं पहुंच पाया था। मलिक काफूर ने सुल्तान से दक्षिण के अभियान की कमान मांगी। अलाउद्दीन, जो काफूर पर अपनी जान छिड़कता था, उसे दक्षिण फतह करने का आदेश दे दिया। काफूर ने देवगिरी, वारंगल और मदुरई जैसे राज्यों को लूटकर खिलजी सल्तनत की तिजोरी को सोने और हीरो से भर दिया। वारंगल की जीत के बाद ही उसे दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर मिला, जिसे उसने सुल्तान को भेंट किया। लेकिन जैसे जैसे खिलजी साम्राज्य बढ़ रहा था, अलाउद्दीन का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और जैसे जैसे सुल्तान कमजोर हो रहा था, मलिक काफूर की परछाई दिल्ली के तख्त पर गहरी होती जा रही थी। अब षड्यंत्रों का दौर सरहदों से निकलकर सुल्तान के बेडरूम और हरम तक पहुंच चुका था। एक वक्त था जब अलाउद्दीन खिलजी के नाम से हिंदुस्तान की जमीन कांपती थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि वही शेर अब अपने ही महल के एक कमरे में बेबस और लाचार पड़ा था। साल 1310 के बाद अलाउद्दीन का शरीर उसका साथ छोड़ने लगा था। उसे जलोदर नाम की बीमारी ने जकड़ लिया था। उसका शरीर सूज गया था,
सांसें उखड़ने लगी थीं और वह भयानक दर्द से गुजर रहा था। लेकिन जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा गहरा वो दर्द था जो उसे अपने ही परिवार से मिल रहा था। महल के गलियारों में अब साजिशों की बू आने लगी थी। अलाउद्दीन की पहली पत्नी मल्लिका ए जहां और उसके बड़े बेटे खिज्र खान सुल्तान की गिरती सेहत को देखकर अपनी गद्दी पक्की करने में लग गए थे। वे सुल्तान की सेवा करने के बजाय जश्न और अय्याशी में डूबे रहते थे। दूसरी तरफ मलिक काफूर इस मौके की ताक में था। उसने सुल्तान को यह विश्वास दिला दिया कि उसके अपने बेटे और बीवी उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे तख्त पर कब्जा कर सकें। अलाउद्दीन, जो कभी अपनी अक्ल के लिए जाना जाता था, बीमारी और दर्द के कारण मलिक काफूर की आंखों से देखने लगा था। काफूर ने सुल्तान को उसके परिवार से पूरी तरह अलग कर दिया। उसने हरम के दरवाजे सुल्तान के लिए बंद कर दिए और सुल्तान के करीब केवल अपने वफादारों को रखा। दरबार के रईसों को यह देखकर हैरत होती थी कि कैसे एक गुलाम ने दुनिया के सबसे ताकतवर सुल्तान को अपने वश में कर लिया है। इतिहासकार बताते हैं कि उन दिनों अलाउद्दीन और काफूर के बीच का रिश्ता और भी गहरा और संदिग्ध हो गया था। काफूर ही सुल्तान को दवा देता, वही उसे खाना खिलाता और वही उसके बिस्तर के पास रात भर जागता। सुल्तान की नजरों में अब दुनिया का हर इंसान गद्दार था सिवाय मलिक काफूर के। इसी अंधे विश्वास का फायदा उठाकर काफूर ने अलाउद्दीन से एक ऐसा फरमान लिखवा लिया जिसने खिलजी वंश की जड़ें काट दी। उसने सुल्तान को उकसाकर उसके अपने बेटों खिज्र खान और शादी खान को अंधा करवा दिया और उन्हें ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया। हरम के अंदर कोहराम मच गया। सुल्तान की रानियां रोती बिलखती रहीं, लेकिन अलाउद्दीन के कान पत्थर के हो चुके थे। वह अपने ही खून का प्यासा बन बैठा था। काफूर ने सुल्तान की चहेती रानी देवला देवी को भी नहीं बख्शा। हरम की दीवारों ने वह जुल्म देखे जो शायद जंग के मैदान में भी नहीं हुए थे। सुल्तान की बीमारी का फायदा उठाकर काफूर अब धीरे धीरे खुद को सुल्तान के रूप में देखने लगा था। जनवरी 1316 की वह काली रात आ पहुंची जब दिल्ली के सुल्तान की आखिरी घड़ी करीब थी। महल में सन्नाटा था। केवल सुल्तान की कराहने की आवाजें आ रही थीं। कहा जाता है कि उस रात मलिक काफूर सुल्तान के सिरहाने बैठा था। कुछ इतिहासकार शक जताते हैं कि काफूर ने सुल्तान को जहर दे दिया था, जबकि कुछ का मानना है कि उसने जानबूझकर सुल्तान का सही इलाज नहीं होने दिया। 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आखिरी सांस ली। सुल्तान की मौत की खबर मिलते ही काफूर ने सबसे पहले सुल्तान के असली वारिसों का रास्ता पूरी तरह साफ करने की कोशिश की। उसने अलाउद्दीन की लाश को आनन फानन में दफना दिया और सुल्तान के सबसे छोटे बेटे 6 साल के शहाबुद्दीन उमर को नाम मात्र का सुल्तान बना दिया। असली ताकत अब काफूर के हाथों में थी। वह मलिक नायब से अब सुल्तान का रक्षक बन गया था। लेकिन काफूर यह भूल गया था कि जिस तलवार के दम पर उसने सत्ता हासिल की है, वही तलवार एक दिन उसकी गर्दन पर भी होगी। अलाउद्दीन के वफादार अंगरक्षक और बाकी शहजादे अब काफूर के खून के प्यासे थे। दिल्ली की फिजाओं में अब एक नए खून खराबे की तैयारी हो रही थी। खिलजी साम्राज्य, जिसे अलाउद्दीन ने अपने खून पसीने से सींचा था, अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद दिल्ली की गलियों में सन्नाटा तो था, लेकिन महलों के भीतर तलवारों की खनक तेज हो गई थी। मलिक काफूर ने सोचा था कि वह नन्हे शहजादे शहाबुद्दीन को ढाल बनाकर ताउम्र राज करेगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। काफूर का शासन केवल 35 दिनों तक चला। अलाउद्दीन के वफादार अंगरक्षकों ने देखा कि कैसे काफूर खिलजी खानदान के चिरागों को एक एक करके बुझा रहा है। एक रात जब काफूर अपने कक्ष में सोया था, इन्हीं अंगरक्षकों ने उसके सीने में खंजर उतार दिया। 1000 दिनारी का अंत उसी महल में हुआ जहां उसने अपनी शक्ति का महल खड़ा किया था। काफूर की मौत के बाद अलाउद्दीन का एक और बेटा मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह की कहानी खिलजी वंश के पतन की सबसे शर्मनाक दास्तान है। वह अपने पिता अलाउद्दीन के अनुशासन और जफर खान की बहादुरी का बिल्कुल उल्टा था। गद्दी मिलते ही उसने खुद को अय्याशी और पागलपन के हवाले कर दिया। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी लिखते हैं कि मुबारक शाह अक्सर दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आ जाता था और कभी कभी तो वह निर्वस्त्र होकर रईसों के बीच दौड़ता था। उसका यह व्यवहार खिलजी सल्तनत की गरिमा को मिट्टी में मिला रहा था। मुबारक शाह का एक चहेता गुलाम था, खुसरो खान। वह गुजरात के बराड़ू समुदाय का एक हिंदू था जिसने मजबूरी में इस्लाम कबूल किया था। मुबारक शाह खुसरो के प्यार में इस कदर अंधा था कि उसने सल्तनत की सारी चाबियां उसे सौंप दी। खुसरो खान के मन में अपने समुदाय के प्रति वफादारी और खिलजियों के प्रति नफरत अभी भी जिंदा थी। वह मुबारक शाह की हरकतों से तंग आ चुका था और अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था।
साल 1320 की एक भयानक रात खुसरो खान ने अपने बराड़ू साथियों के साथ मिलकर महल के अंदर कत्लेआम मचा दिया। मुबारक शाह अपनी जान बचाने के लिए हरम की ओर भागा, लेकिन खुसरो के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और उसका सिर कलम कर दिया। मुबारक शाह का कटा हुआ सिर महल के आंगन में फेंक दिया गया। यह खिलजी वंश के शासन का आधिकारिक अंत था। खुसरो खान ने खुद को सुल्तान घोषित किया और नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से तख्त पर बैठा। उसके शासन काल में दिल्ली के महलों में एक बार फिर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गईं। बर्नी ने इसे कुफ्र का शासन कहा है। खुसरो खान ने खिलजी वंश की सभी रानियों और महिलाओं को अपने सैनिकों और रईसों के बीच बांट दिया। यह खिलजी वंश के लिए सबसे बड़ा अपमान था। जिस वंश ने हजारों राजपूत महिलाओं को जौहर करने पर मजबूर किया था, आज उसी वंश की महिलाएं दूसरों की दासी बन रही थीं। लेकिन खुसरो खान का यह शासन भी ज्यादा दिन नहीं टिका। उत्तर पश्चिम सीमा के रक्षक गाजी मलिक को जब दिल्ली के इन हालातों का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। खुसरो खान और गाजी मलिक के बीच दिल्ली के बाहर भीषण युद्ध हुआ। खुसरो खान बहादुरी से लड़ा, लेकिन गाजी मलिक के फौजी अनुभव के सामने वह टिक नहीं सका। खुसरो खान को पकड़ लिया गया और उसका कत्ल कर दिया गया। गाजी मलिक जब महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि खिलजी वंश का कोई भी वारिस जिंदा नहीं बचा था। अलाउद्दीन के लगभग सभी बेटे और पोते या तो मार दिए गए थे या अंधे कर दिए गए थे। मजबूरन रईसों ने गाजी मलिक को ही सुल्तान चुन लिया और यहीं से तुगलक वंश की शुरुआत हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने जिस साम्राज्य को अपनी क्रूरता और सिरी के किले की मजबूत दीवारों के पीछे सुरक्षित रखा था, वह उसकी मौत के मात्र 4 साल के भीतर ही पूरी तरह तबाह हो गया। खिलजी वंश का अंत इस बात का गवाह है कि जो साम्राज्य केवल डर और तलवार के दम पर खड़े होते हैं, वे अपनों के ही धोखे और आपसी नफरत की आग में जलकर राख हो जाते हैं। आज खिलजी वंश का नाम इतिहास की उन भूली बिसरी यादों में दफन है, जहां अलाउद्दीन की वीरता पर उसकी क्रूरता और उसके अंत की शर्मिंदगी हमेशा भारी रहती है।